हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीडीपी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपने कितना करेक्ट किया लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है। दोस्तों, सीडीपी के क्वेश्चंस को या किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सीडीपी के क्वेश्चन को या फिर पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप शिक्षक के नज़रिए से कभी ना देखें, हमेशा बच्चों के नज़रिए से देखें। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है तो आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए कि आप उसे डांटेंगे, लेकिन एक बच्चा क्या सोचेगा कि हमें एक मौका मिलना चाहिए, हमें एक अवसर मिलना चाहिए। तो मौका या अवसर, ये वर्ड जो होता है ऑप्शन में, वो हमारा राइट आंसर होता है। लेकिन आप अगर बच्चों को डांटते हैं तो ये कहीं ना कहीं डर जाता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आती है। इसलिए जब प्रश्नों को सॉल्व करें तो बच्चों की जगह खुद को रख कर देखें और प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो बहुत ज़्यादा पजल हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो उसको एक शिक्षक किस तरह से आसान कर सकता है। तो पहले में कहता है एक व्याख्यान देकर, यानी एक सिंपली आप लेक्चर दे देंगे। दूसरे में कहता है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। तीसरे में है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। चौथा है अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराकर। तो यहाँ पे देखिए, पहले में है लेक्चर देकर। देखिए, जब भी लेक्चर ऑप्शन में मिल जाए या व्याख्यान वर्ड आपको ऑप्शन में मिल जाए, इसे देख के आप हटा देंगे, क्योंकि व्याख्यान देने में क्या होता है कि बच्चा पैसिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि आप केवल लेक्चर दे के निकल जाते हैं, बच्चा समझा अथवा नहीं समझा उससे एक शिक्षक को कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे में बात करता है प्रतियोगितात्मक। तो जहाँ भी ऑप्शन में प्रतियोगिता वर्ड मिल जाए उसे देख के आप हटा देंगे, क्योंकि प्रतियोगिता में क्या होता है, कोई बच्चा आगे निकल जाता है और कोई बच्चा पीछे रह जाता है। तो जो बच्चा पीछे रह जाता है उसके अंदर कहीं न कहीं निगेटिविटी की भावना आती है। इसलिए ये ऑप्शन में जहाँ भी मिले प्रतियोगिता वर्ड, इसे देख के आप हटा देंगे। उसके बाद है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यास की बात हो रही है, यानी बार बार उसे कहीं ना कहीं रटने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी बार बार करने से केवल सीख जाएंगे। तो ये वर्ड जहाँ भी मिले इसे देखकर आप हटा देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो यहाँ पे देखिए, परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे, यानी कि ग्रुप डिस्कशन एक तरह से हो जाता है, जहाँ बच्चे अपनी मन की बात सभी के सामने रखेंगे, उन्हें कहने का अवसर या फिर मौका मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 4 नंबर हो जाता है। तो आई होप कि आपका भी 4 ही आया होगा। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जेटेट 2021 के एग्ज़ाम के लिए 1 to 5 का नोट्स हमने बनाया आप सभी के लिए। इसका प्राइस है 600 रुपया, लेकिन अभी आप ऑर्डर करते हैं तो ये सिर्फ 400 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ कुछ स्पेशल वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो कोर्स जिसमें कि नोट्स आपको फ्री मिलेगा, इसका प्राइस है 1500 रुपये, लेकिन इसमें 60% ऑफ है। अगर अभी ऑर्डर करते हैं तो ये आपको मात्र 600 रुपये में मिल जाएगा। ये 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 का कोर्स भी जल्द लॉन्च करेंगे। तो अभी ऑर्डर करें और इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो समावेशी शिक्षा के बारे में बात करता है, तो वह किसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, या किस पर आधारित है, आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन में है व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है कि जहां आप किसी चीज़ के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है, सपोज आपको गार्जियन कहे कि इस बार अगर आप जेटेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपको एक बाइक दिला दूंगा, तो आप क्या करेंगे, इस बाइक के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये क्या होता है, व्यवहारवादी सिद्धांत होता है, किसी चीज़ के लिए कुछ करना, ये होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा आ जाता है अशक्त बच्चों के लिए सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तीसरे ऑप्शन में कहता है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चौथे में है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो यहाँ पे देखिए, पहले में अगर बात करें, जब आप किसी चीज़ के लिए कोई काम करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, दूसरे ऑप्शन में है सहानुभूति। ठीक है, तो सहानुभूति कहीं ना कहीं दया दृष्टि दिखाने की बात आ जाती है, तो ऐसा ऑप्शन में जहाँ भी मिले से देख के आप हटा देंगे, ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी की ओर ले जाती है। तीसरे में कहता है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। देखिए, यहाँ पे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि जब समावेशी शिक्षा को, आप तो जान रहे समावेशी शिक्षा क्या होता है कि नहीं, एक सामान्य विद्यालय में
सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, अमीर गरीब हो, किसी भी तरह के बच्चे हों, सभी क्या होते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दोनों में क्या होता है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, उन लोगों में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो इससे क्या होता है कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता है, यानी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को ही बढ़ावा मिलता है अगर हम यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात करें। तो चौथे में बात करता है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के। तो देखिए, व्यावसायिक शिक्षा की बात समावेशी शिक्षा में नहीं होती है, तो इसको हम लोग यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 3rd नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। पहले में कहता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरे में प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, तीसरे में मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था और चौथे में किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो देखिए, बच्चा जब शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तो उस समय शारीरिक वृद्धि एवं विकास सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो 1st नंबर। आई होप कि आपका फर्स्ट हुआ होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो यहाँ पे द्वितीयक की बात करता है, प्राथमिक बात नहीं करता है। प्राथमिक कौन होता है, परिवार होता है, और द्वितीयक कौन होता है, तो ये विद्यालय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला हमारा है मीडिया एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं पास पड़ोस, तीसरा है परिवार एवं मीडिया, चौथा है विद्यालय एवं मीडिया। तो आपको पता है कि पहला परिवार होता है, दूसरा विद्यालय होता है। अगर पहला पूछता, प्राथमिक पूछता, तो परिवार एवं पास पड़ोस हो जाता, लेकिन जब द्वितीयक पूछेगा तो आपका आंसर विद्यालय एवं मीडिया हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें कहता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम नहीं दिया। देखिए, थॉर्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया था, इसमें कौन सा नहीं है आपको ये बताना। हमेशा आप लोग क्वेश्चन में ध्यान रखें, लास्ट में नहीं तो नहीं लिखा है, इस पे जरूर फोकस करें, क्योंकि ये अगर छूट गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले कहता है तत्परता के नियम। तत्परता का नियम क्या होता है कि जब बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही तत्पर रहता है तो वो चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। दूसरा है प्रभाव का नियम, यानी बच्चा जब किसी चीज़ को सीखता है, अगर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उसी चीज़ को आगे सीखने की कोशिश करता है या चेष्टा करता है। अगर बुरा प्रभाव पड़ता है तो उसे सीखना कम कर देता है या छोड़ देता है। तीसरा है अवलोकन का नियम और चौथा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, जब किसी चीज़ को बार बार किया जाए तो वह उस चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, थॉर्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया था उसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है ये नहीं है, अवलोकन का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्रोध व भय प्रकार है। पहला अभिप्रेरणा के, दूसरा है परिकल्पना के, तीसरा है संवेग के, चौथा है मूल प्रवृत्ति के। देखिए, क्रोध और भय यह किसका प्रकार है, तो यह इमोशन है। कहीं ना कहीं इमोशन के वजह से ही क्रोध या फिर भय किसी में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कहता है दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की आप क्या करते हैं, नकल करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वो क्या होता है, सीखना होता है, कल्पना करना होता है, अनुकरण होता है या फिर चिंतन होता है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप सभी को पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्बर्ट बंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि अल्बर्ट बंडुरा जो है यहाँ पे जो भी थ्योरी दिया हुआ है किससे रिलेटेड है। पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि 1st नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, विनय साइमन ने, दूसरा है टर्मन ने, तीसरा है स्टर्न ने और चौथा है सिरिल बर्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आई होप कि आप सभी को पता होगा। तो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये किसने दिया था, विनय साइमन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए, इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। पहला ऑप्शन हमारा है कमेनियस, दूसरा है हॉलिंगवर्थ, तीसरा है हॉल और चौथा है फ्रायड। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रायड। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना
करेक्ट किया। तो दोस्तों अगर आप जेटेट का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो नोट्स प्लस सम स्पेशल वीडियोस वाला कोर्स आपको 400 में मिलेगा और वीडियो कोर्स प्लस इसके साथ जो नोट्स मिलेगा ये आपको 600 रुपये में मिल जाएगा अगर अभी आप ऑर्डर करते हैं तो। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।